हेलो, दिस इज KMS सर। हम पढ़ रहे हैं रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स। ये चैप्टर चल रहा है हमारा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने अभिक्रिया की दर और अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक आदि को पढ़ा। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वेग स्थिरांक और अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं आज वेग स्थिरांक। तो देखिए, वेग स्थिरांक क्या होता है। वेग स्थिरांक की परिभाषा पढ़ने से पहले हम एक रिएक्शन पे ध्यान देंगे। इस रिएक्शन को समझने के बाद वेग स्थिरांक की परिभाषा खुद याद हो जाएगी। तो देखिए, एक रिएक्शन इस प्रकार है, यानी एक अभिक्रिया इस तरीके से है। इस अभिक्रिया पे ध्यान दो। पहले सबसे पहले एक अभिक्रिया इस प्रकार है। हमने इस अभिक्रिया को लिखा इस तरीके से A प्लस B, और मान लिया कि हमारे पास बन गया है C प्लस D। अब आपको ये तो पता है कि A प्लस B जो है ये अभिकारक है, ठीक है। तब इसके बाद अब अभिक्रिया की जो दर है बच्चों, वो अभिक्रिया की दर कैसे लिखते हैं उसका व्यंजक पिछली वीडियो में हमने बताया था आपको। तो अभिक्रिया की जो दर है, दर का मतलब R, वो समानुपाती होती है A के और B के, A के और B के। यानी A और B क्या है? ये अभिकारकों की मात्रा है, अभिकारकों की सांद्रता है, ठीक है। इस रिएक्शन को हमने ऐसे लिख दिया। अब इस निशान को हटाते हैं तो यहाँ पे आता है K। R बराबर, अगर कभी भी समानुपाती निशान को हटाएंगे तो उसकी जगह पर K आता है। R बराबर K, और ये ऐसा का ऐसा ही A और B। अब यहाँ पे ध्यान दें कि ये जो A और B है, ये क्या है? अभिकारकों की सांद्रता A और B। ये A और ये B, अगर इसको हम मान लें एक का मतलब यानी कि एकांक, तो हमारे पास बताओ क्या बचा? इनको तो हमने एक मान लिया, एक का मतलब ये खत्म हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो हमारे पास क्या बचा? R बराबर के, यानी तो क्या बचा हमारे पास? R बराबर K। इस बात का मतलब ये हुआ, R क्या है? R तो अभिक्रिया की दर है जहां, और ये K क्या है? K ही वेग स्थिरांक है। K क्या था? ये K बराबर था वेग स्थिरांक, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या निकल के आया व्यंजक, कि अगर हमारे पास कोई अभिक्रिया इस तरीके से है, A और B बना रहे हैं C प्लस D, ये अभिकारक थे A और B। अगर हम इसको अभिक्रिया की दर के रूप में लिखें तो R समानुपाती A और B लिख दिया हमने। इस निशान को हटाया तो K आ गया, और A और B ऐसा का ऐसे ही। इसके बाद हमने माना कि A और B को अगर 1 मान ले, यानी एकांक मान ले, तो क्या बचा? अगर इनको 1 मान लिया हमने, R बराबर K। जहाँ K वेग स्थिरांक है तो क्या बचा? R बराबर K। R बराबर K मतलब ये हुआ कि अगर हम अभिकारकों की सांद्रता को एकांक मान लें तो ये जो R है, यानी अभिक्रिया की दर है, ये ही वेग स्थिरांक के बराबर है, यानी इसको ही हम वेग स्थिरांक कहते हैं। मैंने क्या बताया कि ये जो R है, R का मतलब अभिक्रिया की दर, इसको ही हम वेग स्थिरांक कहेंगे, यानी K कहेंगे। कब? जब अभिकारकों की जो सांद्रता है इसको एकांक मान लिया जाए। अब डेफिनेशन पे ध्यान दो। डेफिनेशन कहती है, अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता एकांक करने पर अभिक्रिया की दर को ही उसका वेग स्थिरांक कहते हैं, इसे K से प्रदर्शित करते हैं। यानी यहाँ पे मैंने बताया, अतः किसी रासायनिक अभिक्रिया में ये जो अभिक्रिया के अभिकारकों की सांद्रता है, यानी कि ये, इसको अगर एकांक मान लिया जाए तो अभिक्रिया की जो दर है इसको ही वेग स्थिरांक कहते हैं, इसे K से प्रदर्शित करते हैं। ये डेफिनेशन नोट कर लें। आगे चलिए। इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं अभिक्रिया की आणविकता, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की आणविकता समझने के लिए बस एक रिएक्शन पे ध्यान दो। बताओ मुझे, मेरे पास एक रिएक्शन लिख रही है, A से बना B। इस एक रिएक्शन मैंने आपको लिख दिया A प्लस B और बना है C। एक रिएक्शन मैंने आपको लिखी A प्लस B प्लस C और बना है मान लो D। तो अब ये ध्यान दो कि ये जो A है इसको तो हम अभिकारक कहते हैं, यानी एरो के निशान की जो इधर की साइड लिखा होता है, जो लेफ्ट साइड लिखा है, उसे अभिकारक कहते हैं। ये बताओ इसमें अभिकारक के कितने अनुभाग ले रहे हैं? 1। अब ये बताओ कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में अभिकारक के कितने अनुभाग ले रहे हैं? 1 तो ये रहा, 1 ही रहा। इसमें अभिकारक के 2 अनुभाग ले रहे हैं। और इस रिएक्शन में बताओ 1 2 3 अभिकारक के अनुभाग ले रहे हैं, यानी इस रिएक्शन में अभिकारक का 1 अनुभाग ले रहा है, इस अभिक्रिया में अभिकारक का 2 अनुभाग ले रहे हैं, और A B C इस रिएक्शन में अभिकारक के 3 अनुभाग ले रहे हैं। मतलब डेफिनेशन ये हुई कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के जितने भी अनुभाग लेंगे
उसे ही अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। क्या बताया मैंने? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के जितने भी अनुभाग लेते हैं उसे अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अच्छा, अब देखो आणविकता के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 एकाणुक अभिक्रिया, नंबर 2 द्विअणुक अभिक्रिया, नंबर 3 त्रिअणुक अभिक्रिया। अब बात आती है एकाणुक अभिक्रिया क्या है। तो देखो इस रिएक्शन पे गौर करो, इस रिएक्शन में विकारक के कितने अनुभाग ले रहे हैं? 1। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विकारक का 1 अनुभाग लेता है उस रिएक्शन को कहते हैं एकाणुक अभिक्रिया। इस रिएक्शन में विकारक के कितने अनुभाग ले रहे हैं? 2। तो वे अभिक्रिया जिसमें विकारक के 2 अनुभाग लेते हैं उस अभिक्रिया को कहते हैं द्विअणुक अभिक्रिया। इसके बाद आते हैं त्रिअणुक अभिक्रिया। तो त्रिअणुक अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं बताओ? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विकारक के 3 अनुभाग लेते हैं उसे त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। तो डेफिनेशन आपको पता चल गई। मैंने क्या बताया? अभिक्रिया के आधार, आणविकता के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? 3। नंबर 1 एकाणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया और त्रिअणुक अभिक्रिया। एकाणुक अभिक्रिया किसे कहते हैं? वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विकारक का 1 अनुभाग लेता है एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। और वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विकारक के 2 अनुभाग लेते हैं द्विअणुक अभिक्रिया कहलाती है। और वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विकारक के 3 अनुभाग लेते हैं त्रिअणुक अभिक्रिया कहलाती है। अब एग्जाम्पल देख लो, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया N2O5। N2O5 को अगर गर्म करेंगे, हीट करेंगे तो इसमें से 1 ऑक्सीजन निकल के अलग हो जाएगी और 4 ऑक्सीजन बच जाएगी। जब किसी कंपोनेंट को गर्म करते हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन उड़ती है, इसमें से 1 ऑक्सीजन निकल गई और 4 ऑक्सीजन ऐसे का ऐसी बची रह गई। यानी इसे इस तरीके से लिख दो N2O4, 1 ऑक्सीजन निकल गई, यानी इस तरीके से कुछ ऑक्सीजन निकल गई। ठीक है, ये एकाणुक अभिक्रिया का एग्जाम्पल पेपर में लिख देना। इसके बाद आते हैं द्विअणुक अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विकारक के 2 अनुभाग लेते हैं उसे द्विअणुक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, H2 + Cl2 बना है 2HCl। इस अभिक्रिया में देखो एक अभिकारक ये भाग ले रहा, एक अभिकारक ये भाग ले रहा, तो इसकी आणविकता कितनी हो गई? 2। आगे आओ, त्रिअणुक अभिक्रिया। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विकारक के 3 अनुभाग लेते हैं उसे त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे 2SO2 + O2 और बना है हमारे पास 2SO3। देखो इस रिएक्शन में विकारक के कितने अनुभाग ले रहे हैं? 2 और इसमें 1। इसमें 2 लिख रहा है सामने, तो 2 और 1 3, तो इसकी आणविकता कितनी हो गई? 3 हो गई। आगे पहुंचो। इसके बाद हम देख रहे हैं अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इस अभिक्रिया की कोटि को समझने से पहले इस अभिक्रिया पे ध्यान दो। मान लो हमारे पास एक रिएक्शन लिख रही है A + B और मिल के ये बना रहे हैं कोई प्रोडक्ट। A और B क्या है? अभिकारक हैं। अब देखो ये रिएक्शन है, अगर A और B मिल के प्रोडक्ट बना रहे हैं यानी कि A और B दोनों ही अभिक्रिया की दर को यानी कि स्पीड को चला रहे हैं, तो इस अभिक्रिया की कोटि 2 हो जाएगी। अगर हमारे पास कोई रिएक्शन ऐसा है, मान लो A और बना है हमारे पास प्रोडक्ट, और ये वाला जो A है ये एक मॉलिक्यूल, ये अभिकारक का एक अणु ये अभिक्रिया की स्पीड को चला रहा है अकेला ही, तो इसकी जो कोटि है वो 1 हो जाएगी। अब सवाल ये है कि क्या ये एक मॉलिक्यूल अभिक्रिया की दर को चला रहा है या यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल अभिक्रिया की दर को चला रहे हैं? तो देखो ऐसा भी हो सकता है कि ये रिएक्शन जो चल रही है, प्रोडक्ट बना रही है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ना इसमें A अभिक्रिया की स्पीड को बढ़ा रहा हो, चला रहा हो, और B ना B अभिक्रिया की दर को चला रहा हो यानी निर्धारित कर रहा हो। ऐसा भी हो सकता है। तो फिर कौन चला रहा है? ये रिएक्शन ऐसी भी हो सकती है कि इसके ऊपर से सूरज का प्रकाश पड़ रहा हो, फोटोन HV पड़ रहा हो, HNu पड़ रहा हो। तो इस रिएक्शन की जो कोटि होगी, अगर इस रिएक्शन पे ये रिएक्शन आगे तब चल रही है कि इस पर ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो फिर इस रिएक्शन की जो कोटि है वो 0 हो जाएगी। कैसे? इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये A और B यानी अभिकारक के अणु की वजह से नहीं चल रही, बल्कि ये रिएक्शन किसकी वजह से चल रही है? सूर्य के प्रकाश की वजह से, यानी कि आने वाली लाइट की वजह से चल रही है। तो न इसकी वजह से चल रही है न इसकी वजह से चल रही है, यानी कितने अभिकारक की वजह से चल रही है? 0 की वजह से। तो इसकी कोटि 0 हो सकती है। तो इस तरीके से ये बात हमें एक्सपेरिमेंट करके ही हमें पता चलेगी कि उसकी कोटि कितनी है। ऐसा हो सकता है कि वो रिएक्शन खुद चल रही हो, और अगर वो रिएक्शन किसी और चीज़ के द्वारा चलाई जा रही है, अभिकारक के द्वारा नहीं चलाई जा रही, तो उसकी कोटि 0 हो जाएगी। अगर अभिकारक के एक अणु के द्वारा चलाई जा रही है तो कोटि 1 होगी, और अगर अभिकारक के 2 अणु के द्वारा चलाई जा रही है तो वो कोटि 2 होगी। ये बात एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगी।
देखिए अब अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, तो मैं अगर अब डेफिनेशन देखें तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणु की वो संख्या जो अभिक्रिया की दर को निर्धारित करती है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अब हो सकता है मान लो एक रिएक्शन में यहाँ पे लिख दूँ A + B + C और बना हमारे पास प्रोडक्ट। हमने इस रिएक्शन में देखा, अगर मान लो एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि भाई C को हम A और B जो है ये और C ये तीनों आपस में मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं। हमने देखा कि हमने A की मात्रा थोड़ी सी बढ़ा दी तो हमने देखा कि अभिक्रिया की दर भी बढ़ गई। हमने B की मात्रा अगर बढ़ाई तो फिर देखा कि फिर थोड़ी सी दर बढ़ गई। लेकिन हमने C की सांद्रता मात्रा को बढ़ाई तो हमने देखा कि अभिक्रिया की दर नहीं बढ़ी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस अभिक्रिया में A जो है वो तो अभिक्रिया की दर को निर्धारित कर रहा है, B भी अभिक्रिया की दर को निर्धारित कर रहा है, लेकिन C को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया नहीं बढ़ रही, यानी C अभिक्रिया की दर को निर्धारित नहीं कर रहा है यहाँ, यानी कि यहाँ पे अभिकारक के दोनों अभिक्रिया की दर को निर्धारित कर रहे हैं, तो इसकी कोटि 2 हो जाएगी। तो डेफिनेशन को अगर हम देखें तो डेफिनेशन ये है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के अणु की वो वाली संख्या जो अभिक्रिया की दर को निर्धारित करती है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। डेफिनेशन देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की वो वाली संख्या यानी वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को यानी दर को निर्धारित करती है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ये बात आपको पता चली। अब देखिए कोटि के आधार पे अभिक्रिया कई प्रकार की होती हैं। जैसे सबसे पहली होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया एग्जाम्पल से समझो। एक एग्जाम्पल है हमारे पास जैसे H2 + Cl2 और हमारे पास बन रहा है 2HCl। इस रिएक्शन में जब हम हाइड्रोजन लेते हैं और क्लोरीन लेते हैं तो ये रिएक्शन आगे नहीं चलती, बल्कि आगे तब चलती है जब इस पे HV यानी सूर्य का प्रकाश यानी फोटोन डाला जाता है, तब ये अभिक्रिया आगे चलती है और HCl बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अभिकारक जो है ये इस अभिक्रिया की दर को निर्धारित नहीं कर रहे, बल्कि इस अभिक्रिया की दर को तो ये निर्धारित कर रहा है। यानी कि इस रिएक्शन में ये वाले जो अभिकारक के अणु हैं, ये अभिकारक के अणु अभिक्रिया की दर को निर्धारित नहीं कर रहे, तो इस कोटि को कहेंगे हम, ऐसी अभिक्रिया को कहेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इस अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक के अणु पे निर्भर ही नहीं कर रहा। कितने अणु पे निर्भर कर रहा है? अभिकारक के शून्य पे, किसी भी अणु पे निर्भर नहीं कर रहा, बल्कि वो तो इस पे निर्भर कर रहा है। तो ऐसी कोटि को कहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। डेफिनेशन देखिए, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है वो अभिक्रिया कहलाती हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसके बाद देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। तो ये लो रिएक्शन, मान लो हमारे पास ये रिएक्शन लिख रहा है, ए से प्रोडक्ट बन गया। तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक के एक अणु पर निर्भर करता है उन्हें कहते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ये बात कैसे पता चलेगी? केवल एक्सपेरिमेंट से। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एग्जाम्पल लिखें अगर, तो N2O5 हीट कर दो जो, और यहाँ पे N2O4 बन गया और हाफ O2 बन गया। जो आणविकता का एग्जाम्पल था वो ही हमने लिख दिया। आगे पहुँच रहे हैं। इसके बाद आती है शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि का मतलब होता है जिनका वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक के एक अणु पे निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद आती है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया क्या होगी? तो बताओ, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक के दो अणु पर निर्भर करता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे H2 + I2 और हमारे पास बना 2HI। तो इसका जो वेग है वो अभिकारक के इस अणु पे भी निर्भर करता है और इस अणु पे भी निर्भर करता है। तो इसकी जो कोटि है वो कितनी हो गई? 2 हो गई। तो इसकी ऐसी अभिक्रिया को कहेंगे द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, यानी वे रासायनिक अभिक्रिया जिनका वेग अभिकारक के दो अणु पर निर्भर करता है, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब बात आती है कि कोटि को हम कैसे निकालें। अगर कोटि निकालने के क्वेश्चन आते हैं तो कोटि को हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए, आपके पास पहला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। हमारे पास लिखा है एक रिएक्शन A + B और बना है प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में कहा है K बराबर A⁴ और B⁴ 1 और कहा है कि इस अभिक्रिया की कोटि बताइए, इस अभिक्रिया की कोटि बताइए। तो इस रिएक्शन को, इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें? तो देखो, कोटि को बस का मतलब होता है पावर को जोड़ देते हैं। देखो, A की पावर कितनी लिख रही है बच्चों? 2 और B की पावर कितनी लिख रही है? B की पावर कितनी लिख रही है? 1।
तो कोटि निकालते टाइम जितने क्वेश्चन में हमें पावर देते हैं उन पावर को जोड़ देते हैं। यानी ये 2 है, ये 1 है, तो कोटि निकाल दी हमने 2 + 1, यानी इसकी कोटि हो गई, कोटि कितनी हो गई? 3 हो गई। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखें, हमारे पास लिखा हुआ जैसे a की पावर 1/2 और b की पावर 2, और कहा है कि इसकी कोटि बताइए। तो कोटि कैसे निकालें? 1/2 और प्लस, कोटि का मतलब होता है पावर को जोड़ते हैं, 1/2 प्लस के 2, तो 1/2 का मतलब क्या हो गया? आधा, और ये 2 और आधा कितना हो गया? 2.5 यानी 2.5, तो इसकी कोटि कितनी हो गई? 2.5 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोटि को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कोटि जो है भिन्न में बटे में भी आ सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है। तो कोटि का मात्रक या हम मात्रक से कोटि का पता कैसे लगाएं? तो कोटि का मात्रक निकालने के लिए या कोटि का मात्रक भी कह सकते हैं, या वेग स्थिरांक का मात्रक, यही कह सकते हैं कि मात्रक से कोटि का पता कैसे लगाएं। तो कोटि का पता लगाने का तरीका क्या है हमारे पास? वो ट्रिक देखिए। ट्रिक है मोल 1 - n लीटर n-1 और सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे n का मतलब क्या है? n का मान हमें रखना है, n का मतलब है कोई नंबर है, कोई वैल्यू है। अब देखो सवाल ये है कि आपसे कहा कि हमें बताइए दूसरी कोटि की अभिक्रिया का मात्रक क्या है। दूसरी कोटि की अभिक्रिया का यानी द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक बताइए। तो हम दूसरी कोटि का पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ n की वैल्यू इस फॉर्मूले में लगा दो 2 और हमें मात्रक निकल के आ जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर क्या है? मोल 1 - n, तो यहाँ पे मान रखेंगे मोल 1 - और n की वैल्यू कितनी है? 2, क्योंकि हमसे वो दूसरी कोटि का मात्रक पूछ रहा है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 रख दो। इसके बाद आओ लीटर, n का मतलब क्या है? 2 और -1, और इधर है सेकंड इनवर्स। तो देखो क्या हुआ, मोल 1 में से 2 नहीं जा सकता, यानी 2 में से 1 में से 2 गए तो कितना बच गया? माइनस का मोल बच गया, यानी मोल -1। लीटर 2 में से 1 गया, 1 बच गया, यानी 1 का मतलब ऐसे ही रहने दो, मोल लीटर। और इधर क्या है? सेकंड इनवर्स। इस तरीके से द्वितीय कोटि का मात्रक निकलता है, मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। चले एक और देखते हैं। हमसे अगर पूछता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक बताइए, तो बोलो फॉर्मूला क्या है? मोल 1 - n लीटर n-1 सेकंड इनवर्स। किसका मात्रक निकालना है? प्रथम कोटि का। प्रथम का मतलब यहाँ पे n की वैल्यू 1 रख के देख लो, मात्रक निकल के आ जाएगा। तो रखो मोल 1 - n, यानी 1 - n की वैल्यू कितनी? 1, और इधर लीटर n की वैल्यू कितनी? 1 -1, और इधर सेकंड इनवर्स। तो देखो क्या हुआ, मोल 1 में से 1 गया, कितना बच गया? 0 बच गया। 0 का मतलब मोल खत्म, कुछ नहीं। और लीटर 1 में से 1 गया, 0 का मतलब इसका भी कुछ नहीं। तो क्या बच गया? सिर्फ सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि का मात्रक हो गया सेकंड इनवर्स। इस तरीके से हम मात्रक का पता कर लेंगे। आगे चलिए, इसके बाद हम देख रहे हैं आणविकता और कोटि में अंतर। तो आणविकता का मतलब जो भी आपने परिभाषा पढ़ी थी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के जितने भी अनुभाग लेते हैं उसे अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। पहला अंतर लिखते परिभाषा वाला, और कोटि में भी परिभाषा वाला लिख दे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करती है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। पहला अंतर तो परिभाषा का हो गया। दूसरा अंतर है, अभी आपने पढ़ा कि हम आणविकता को तो देख के बता देते थे, जितने अणु भी भाग ले रहे हैं उसी तरीके से बता देते थे, लेकिन कोटि को हमें केवल प्रयोग करना पड़ेगा तभी बता पाएंगे। तो आणविकता में लिख देंगे कि आणविकता को सिद्धांत से पता करते हैं और कोटि को प्रयोग से पता करते हैं। अभी आपने देखा था कोटि तो शून्य भी थी, कोटि धना और कोटि शून्य, जबकि आणविकता शून्य नहीं थी। तो यहाँ पे लिखेंगे आणविकता शून्य नहीं हो सकती, कोटि शून्य हो सकती है। फिर इसके बाद तुमने देखा था कि कोटि धनात्मक भी थी, कभी ऋणात्मक हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, जबकि आणविकता धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक नहीं हो सकती। यानी 4 अंतर लिख दिए, एक परिभाषा का, दूसरा आणविकता सिद्धांत से पता करते हैं, कोटि प्रयोग से पता करते हैं, और आणविकता शून्य कभी नहीं हो सकती जबकि कोटि शून्य हो सकती है, और आणविकता धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक नहीं हो सकती, और कोटि धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक हो सकती है।